नमस्कार दोस्तों, एंड आई वेलकम यू टू दीप कॉन्सेप्ट। आज के इस लेक्चर में हम लोग चर्चा करेंगे कल के एक न्यूज के बारे में जो बहुत ही ज्यादा सुर्खियों में रही है। सुबह से लेकर शाम तक हमारी मीडिया हाउसेज ने इसी न्यूज को कवरअप किया है और एक प्रकार से हम कह सकते हैं एक बहुत बड़ी न्यूज सामने निकल के आई थी कि इज पीएम मोदी जी बिगेस्ट कंटेंडर फॉर नोबेल पीस प्राइज। तो क्या मोदी जी नोबेल पीस प्राइज के लिए सबसे बड़े दावेदार या फिर हम कहें कि प्रबल दावेदार हैं? ऐसी न्यूज निकल के आई थी। क्या है सच्चाई, इस बारे में जानेंगे। फैक्ट चेक के बारे में जानेंगे कि अंत तक आते आते कुछ फैक्ट चेक्स भी आ गए थे। और नोबेल प्राइज की अगर हम बात करते हैं तो ये नोबेल प्राइज है, कब दिए जाते हैं, किन किन को दिए जाते हैं, कौन से क्षेत्र में दिए जाते हैं, इसका सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है, और कमेटी की अगर बात करते हैं, कमेटी के जो मेंबर होते हैं उनको कौन चुनता है। बहुत सारी बातें हैं यहाँ पे जानने को। दूसरी बात, अगर हम मीडिया हाउसेज की बात करते हैं तो हमारी मीडिया हाउसेज ने एक छोटी सी बात अगर मिल जाए तो उसको तोड़ तोड़ मरोड़ के पेश करने की जो फन है वो उसका दूसरा कोई सानी नहीं है। ये सच्चाई है। सुबह से ही मीडिया हाउसेज ने छापना शुरू कर दिया था। नोबेल फॉर मोदी, इंडियन पीएम वर्ल्ड्स मोस्ट क्रेडिबल फेस ऑफ पीस बिलीव्स नोबेल पीस कमेटी, नोबेल कमेटी डेप्यूटी। तो ये जो नोबेल कमेटी के डेप्यूटी चेयरमैन है या फिर डेप्यूटी लीडर हैं, उनके द्वारा इंडिया में आके ऐसा बोला गया था। अगर डेप्यूटी चेयरमैन की हम बात करते हैं, इनका नाम है एस्ले टोजे। एस्ले टोजे, तो इनके द्वारा ये इंडिया के दौरे पे थे, तब इन्होंने एक इंटरव्यू दिया और उसमें ये सारी बातें बोल दी थी। और उसी बात को पकड़कर हमारी मीडिया हाउसेज ने ये वाली न्यूज छाप दी कि पीएम नरेंद्र मोदी इज द स्ट्रोंगेस्ट और बिगेस्ट कंटेंडर फॉर द नोबेल पीस प्राइज इस बार का। तो ये न्यूज पूरा दिन चलती रही थी। न्यूज कटिंग्स आप देख पाओगे, बहुत सारी न्यूज कटिंग्स मैं लेके आया था, लेकिन फिर मैंने सारी नहीं डाली क्योंकि ये तो सभी छाप रहे हैं ना। फिर पीएम मोदी इज बिगेस्ट कंटेंडर फॉर नोबेल पीस प्राइज, मोस्ट रिलायबल फेस ऑफ द पीस इन द वर्ल्ड। नोबेल कमेटी के जो डेप्यूटी लीडर हैं एस्ले टोजे, ये वाले जो व्यक्ति हैं, इनके द्वारा बोला गया था। ऐसी बातें सारी सुबह से लेकर शाम तक निकलती रही। ठीक है, सारी बातें जानेंगे कि क्या है सच्चाई, के वास्तव में इनके द्वारा ऐसा बोला गया था या फिर नहीं बोला गया था, इनके द्वारा बोला क्या गया था वो भी जानेंगे। तो और फिर दूसरी बात ये भी है ना कि अगर हम बात करते हैं, ये न्यूज चलो निकल के आई है, सच्चाई है झूठी है कैसी भी है वो एक अलग मैटर है। क्या हमारे नरेंद्र मोदी जी को, क्या इंडिया को इस बार का नोबेल पीस प्राइज मिल सकता है? इस बार का नहीं तो अगली बार का क्या वास्तव में हमको मिल सकता है? ऐसे कौन कौन से कार्य हैं जो कि नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किए गए हैं जिनके कारण इनको नोबेल पीस प्राइज मिल सकता है, उसके बारे में भी जानेंगे। बट बिफोर वी बिगिन, आप सभी से रिक्वेस्ट है यार, प्लीज अगर चैनल पे नए आए हो तो दीप कॉन्सेप्ट चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इट इज हम्बल रिक्वेस्ट आप सभी से। नाउ न्यूज ये थी कि जो एस्ले टोजे हैं, मैंने बताया डेप्यूटी लीडर हैं नोबेल प्राइज कमेटी के। जो कमेटी डिसाइड करती है कि इस बार का नोबेल प्राइज किसको दिया जाएगा, उस कमेटी के ये क्या है, डेप्यूटी लीडर हैं, जो कि इंडिया के दौरे पे आए थे और इन्होंने यहाँ पे आके इंटरव्यू दिया। उसमें बोला गया मोदी जी इज द बिगेस्ट कंटेंडर फॉर द नोबेल पीस प्राइज। साथ ही साथ इन्होंने कहा मोस्ट रिलायबल फेस ऑफ द पीस इन द वर्ल्ड। मोदी जी क्या है, मोस्ट रिलायबल फेस हैं पीस के लिए इन द वर्ल्ड। एंड आल्सो टोजे हेल्ड हिज गवर्नेंस and that India is the becoming a rich and powerful country because of नरेंद्र मोदी policies। नरेंद्र मोदी की जो पॉलिसीज हैं उनके कारण ही इंडिया रिच हुआ है और पावरफुल कंट्री के सामने पावरफुल कंट्री बन के उभरा है। और इन्होंने आगे और भी बातें बोली, जैसे आल्सो टोजे, एस्ले टोजे हु कॉल्ड इंडिया ए पीस लेगेसी बिलीव्स द कंट्रीज इज destined to becoming superpower of the country century। Now it is interesting to see that from a growing country इंडिया इज बिकमिंग वन ऑफ द प्राइमरी इकोनॉमिक ऑफ द वर्ल्ड। ये बातें भी इनके द्वारा बोली गई है। और इन्होंने साथ ही साथ ये भी ऐड किया इंडिया इज टेकन मोर सीरियसली नाउ। अच्छा मतलब इससे पहले तो हमको कोई सीरियस लेता ही नहीं था। ठीक है, इन्होंने कहा इंडिया इज टेकन मोर सीरियसली नाउ व्हेन इंडिया स्पीक इट टेंड्स टू बी विद मोर फ्रेंडली वॉइस विदाउट एनी थ्रेट। तो ये बात इन्होंने बिल्कुल सही बोली है कि जब इंडिया स्पीक करता है, इंडिया जब बोलता है तो एक दोस्ती की भाषा में, एक नरम भाषा में हम लोग बात करते हैं बिना किसी थ्रेट के। हम लोग किसी भी कंट्री को या किसी भी देश को हम लोग थ्रेट नहीं करते हैं, धमकियां वगैरह ऐसा कुछ हम लोग नहीं करते हैं। हम लोग हमेशा पीस की बात करते हैं। इंडिया हमेशा पीस की बात करता है, डिप्लोमेसी की बात करता है, डायलॉग की बात करता है। ठीक है, साथ ही साथ हम लोग डेमोक्रेसी की बात करते हैं, चाहे हमारे साथ चाइना हो, फिर पाकिस्तान हो, या फिर कोई भी देश हो हमारे साथ। ठीक है, नाउ furthermore lauding India's effort under the leadership of Prime Minister Narendra Modi to broker peace between the Russia and Ukraine। और इस मुद्दे पर भी इन्होंने बताया कि जो इंडिया है, इन्होंने अपना स्टांस, जो अपनी पोजीशन है उसको बनाए रखा। न तो इन्होंने अगेंस्ट में रशिया के बोला और न ही इन्होंने फेवर में यूक्रेन के बोला।
इन्होंने बस बात की है किसकी, डिप्लोमेसी की बात की है, यहाँ पे पीस की बात की है, डायलॉग्स की बात की है, डेमोक्रेसी को स्टेब्लिश करने की बात की है। तो हमने एक प्रकार से किसी का भी यहाँ पे पोजीशन, किसी का भी साथ न देके एक प्रकार से हमने अपना पोजीशन को बनाए रखा है, और वो हमारे स्ट्रॉन्ग फॉरेन पॉलिसी को भी इंडिकेट करता है। पॉलिसी पॉलिसी को भी इंडिकेट करता है। काट देंगे इसमें अर्थ। And furthermore, lauding India's efforts under the leadership of PM Modi to broker peace between India and Russia and Ukraine। इसके ऊपर भी इन्होंने बोला है, इंडिया ने जो अपना स्टांस है उसको बनाए रखा, अपनी पोजीशन को बनाए रखा। इन्होंने न तो रसिया के फेवर में बात बोली है और न ही यूक्रेन के अगेंस्ट में बात बोली है। जो इनका स्टांस है दैट इज की हमको डिप्लोमेसी से बात करनी होगी, हमको पीस को स्टैब्लिश करना होगा, हमको डेमोक्रेसी लेके आनी है, डायलॉग करना पड़ेगा। तो ये सब बातें हमने बोली है इंडिया ने, मतलब तो एक प्रकार से ये वाला जो स्टांस है इसके ऊपर भी इन्होंने बताया है कि इंडिया अपने अपने पोजीशन के ऊपर खड़ा रहा और इन्होंने पीस और सच्चाई की ही बात की है। He stated that PM Modi is the most trusted leader who can stop war among the warring countries and establish peace। तो एक मोदी जी ऐसे लीडर हैं जो कि बहुत ही ज्यादा ट्रस्टेड लीडर हैं, और वो जो भी दो देशों के बीच में अगर कोई वार हो रहा है, कोई युद्ध छिड़ा हुआ है, कोई भी वहां पे मान के चलिए एक प्रकार से खींचातानी है, उसको पीस के अंदर बदलने में पीएम नरेंद्र मोदी जी काफी हेल्पफुल हो सकते हैं, ट्रस्टेड लीडर हैं। एनआई की न्यूज है, इन्होंने जो भी बातें बोली थी उनको छाप दिया इन्होंने। इंडियाज इंटरवेंशन टू रिमाइंड रसिया ऑफ कंसिक्वेंसेज ऑफ द यूजिंग न्यूक्लियर वार, कि हमने रसिया को भी रिमाइंड किया था कि जो कंसिक्वेंसेज हो सकते हैं न्यूक्लियर वार के अगर आप यूज करोगे, तो वो भी एक प्रकार से आपके लिए खतरा होगा। इस बारे में भी हमने बता। इंडिया डिडंट स्पीक इन द लाउड वॉइस, कभी भी हमने लाउड वॉइस में स्पीक नहीं किया। इंडिया डिडंट threaten anybody and they just made for their position unknown in the friendly manner। we needs more of that the international politics। एसलेट ओजे के द्वारा ये वाली बात बोली गई थी। ठीक है। आल्सो इन्होंने कहा कि मैं पीएम मोदी जी का एक खुद पर्सनली बहुत बड़ा फैन हूं, एंड ही आल्सो एडेड दैट एवरी लीडर ऑफ द वर्ल्ड शुड बी वर्क फॉर द पीस। प्रत्येक लीडर को यहाँ पे शांति के लिए ही काम करना चाहिए, एंड लाइक ए पीएम मोदी हैज फार ग्रेटर एबिलिटी टू डू सो। और ऐसा काम केवल नरेंद्र मोदी जैसा ही नेता कर सकता है। ही आल्सो एडेड दैट वर्ल्ड नीड्स लीडर लाइक पीएम मोदी। इनके जैसा नेता पूरे देश को चाहिए होता है, एंड जस्ट जो कि ना एक ऐसे नेता है डजंट थिंक अबाउट हिज कंट्री बट द इंटायर ह्यूमैनिटी। वो पूरी ह्यूमैनिटी के बारे में बात करते हैं, केवल अपने देश के बारे में नहीं सोचते। ये वाली बातें, ये सारी तारीफें इनके द्वारा हमारी मतलब की गई हैं, इंडिया की भी और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की भी, इनकी पॉलिसीज की भी। अब बात करते हैं हु इज एसलेट ओजे, ये हैं कौन व्यक्ति, इनकी बात को इतनी तवज्जो क्यों दी जा रही है। अगर मान के चलिए कोई फॉरेन से कोई भी आया है तो उसने कोई बात बोल दी, तो उसको इतनी ज्यादा बढ़ा चढ़ा के क्यों यहाँ पे रिप्रेजेंट किया जा रहा है। उसका रीजन ये है कि एसलेट ओजे इज द डेप्यूटी लीडर ऑफ द नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी। ये जो नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी है, जो नोबेल पीस प्राइज को या फिर नोबेल प्राइज को, नॉट फॉर पीस प्राइज, सभी के जो नोबेल प्राइज हैं जो 6 के 6 फील्ड के अंदर उनको देने का जो काम करती है, उसके डेप्यूटी लीडर हैं। अपने आप में एक बहुत बड़ी पोजीशन के ऊपर ये वाले व्यक्ति बैठे हुए हैं। 2018 से 2023 तक इनका कार्यकाल रहने वाला है। इससे पहले ही इज ए फॉरेन पॉलिसी स्कॉलर एंड वाज ए रिसर्च डायरेक्टर एट द नॉर्वेजियन नोबेल इंस्टीट्यूट फ्रॉम 2009 अंटिल ही जॉइंड द नोबेल पीस प्राइज कमेटी। ठीक है। एंड टोजे इज ए रेगुलर कंट्रीब्यूटर टू द नॉर्वेजियन फॉरेन डिबेट पॉलिसी डिबेट्स। अच्छी खासी इनकी रेपुटेशन है। जो नॉर्वेजियन कमेटी है उसके अंदर भी ये जो है ना काम कर चुके हैं पहले भी। नाउ इन द नॉर्वेजियन फॉरेन पॉलिसी डिस्कोर्स ही हैज बीन प्रोपोनेंट ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी की बात करते हैं, मार्केट इकोनॉमी की बात करते हैं, रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं, एंड कंजर्वेटिज्म की ये बात करते हैं। तो अच्छे लीडर हैं वहां पे, एक प्रकार से पॉलिटिशियन भी हैं, और इनकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी हुई है। इन्होंने जो ओस्लो इंस्टीट्यूट है, यूनिवर्सिटी ऑफ ओस्लो के अंदर भी पढ़ाई की है, और साथ साथ कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के अंदर भी इन्होंने स्टडी की हुई है, ग्रेजुएट है वहां से भी। एंटोजे has in recent years spent most of his time on issues that the intersection of the nuclear disarmament, peace and geopolitics।
तो न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट की बात करते हैं, पीस की बात करते हैं, जियोपॉलिटिक्स की बात करते हैं, अच्छी एक प्रकार से इनकी रेपुटेशन है। तो एक बड़े पद के ऊपर बैठा हुआ नेता, और जो मान के चलिए एक कमेटी ऐसी है जो कि नोबेल पीस प्राइज प्रदान करती है, जो डिसाइड करती है, उसके डेप्यूटी लीडर हैं, वो अगर आके इंडिया में ऐसी बात बोलते हैं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी इज द बिगेस्ट कंटेंडर फॉर दी नोबेल पीस प्राइज, तो एक प्रकार से अपने आप में बहुत बड़ी न्यूज हो जाती है। ठीक, चलिए बात कर लेते हैं हम लोग हिस्ट्री ऑफ नोबेल प्राइज की। तो हिस्ट्री में आपको सबको पता होगा, जो बिजनेसमैन अल्फ्रेड नोबल थे, उनके नाम पर ये वाला प्राइज जो है कि दिया जाता है। और 1901 के अंदर इनकी शुरुआत होती है नोबेल पीस प्राइज की, जो कि शुरुआत के अंदर 5 इन क्षेत्रों में दिया जाता था, दैट इज द फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, लिटरेचर एंड द पीस। लेकिन बाद में आगे चलकर 1968 के अंदर इकोनॉमिक्स के भी अंदर भी इसको दिया जाने लगा था। ठीक है, तो ये वाले जो नोबेल पीस प्राइज है, अगर हम बात करते हैं अल्फ्रेड नोबेल की, इन्होंने डायनामाइट की खोज भी की थी और अच्छा खासा वेल्थ इन्होंने कमाया था। तो इन्होंने कहा कि मुझे केवल लोग डायनामाइट की खोज के लिए ही जानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। डायनामाइट आगे चलकर आपको पता है बहुत ज्यादा खतरनाक साबित हुआ था। तो इन्होंने कहा कि भी मुझे लोग किसी अच्छे काम के लिए भी जाने, तो जो मेरी वेल्थ है, जो संपत्ति है, उसको एक फंड में निवेश कर दिया जाना चाहिए, और उस फंड से जो भी इंटरेस्ट आएगा, उस इंटरेस्ट से इन 5 क्षेत्रों के अंदर प्राइज दिया जाएगा। ठीक है, तो ये वाली बात थी, इस प्रकार से इसकी शुरुआत होती है। Nobels will stated that the prize should be awarded to those who shall have conferred the greatest benefit in the humankind to the humankind। मानवता के लिए जो काम करेगा उनको 5 क्षेत्रों के अंदर प्राइज दिया जाएगा, लेकिन अभी वर्तमान में ये क्षेत्र 6 हो गए हैं। ठीक है, इकोनॉमिक्स को मिलाकर 1901 में इनकी शुरुआत की गई थी, उनके मृत्यु के 5 साल के बाद दिया जाने लगे था, और तब से एनुअली हर साल ये वाले प्राइज दिए जाते हैं। नेक्स्ट, लेकिन अगर हम बात करते हैं वर्ल्ड वॉर फर्स्ट और सेकंड की, उस दौरान ये वाले प्राइज नहीं दिए गए थे। साथ ही साथ यहाँ पे एक कंडीशन और भी है कि पोस्टमसली यानी कि मरणोपरांत ये वाले प्राइज नहीं दिए जाएंगे, और वाली बातें मैंने बताई दी हैं आपको कि एक फंड बनाया गया था, और फंड से जो इंटरेस्ट आएगा उससे ये वाला प्राइज जो है कि दिया जाएगा। एज पर द नोबल अल्फ्रेड नोबल्स विशेष, द नोबल प्राइज इज प्रेजेंटेड इन नॉर्वे। नोबल पीस जो प्राइज है वो प्रेजेंट किया जाएगा कहाँ पर, नॉर्वे के अंदर, नॉर्वे की राजधानी जो है ओस्लो के अंदर। बट बाकी के जो 5 बच गए वो दिए जाते हैं स्वीडन के अंदर। ठीक है, हाँ ये आपको पता ही होगा, वैसे तो नॉर्मल सी बात है। नो, अब बात कर लेते हैं सिलेक्शन ऑफ द नोबल पीस लॉरिएट्स की, प्राइज लॉरिएट्स की। अब सिलेक्शन कौन करता है, इसके सिलेक्शन के लिए एक कमेटी बनाई जाती है, दैट इज द नॉर्वेजियन नोबल कमेटी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिलेक्शन ऑफ द एलिजिबल कैंडिडेट्स। इस कमेटी का अगर हम बात करते हैं तो इसके अंदर 5 मेंबर होते हैं, और ये 5 मेंबर अपॉइंट किए जाते हैं बाय द स्टोटिंग। स्टोटिंग इज द पार्लियामेंट ऑफ द नॉर्वेजियन पार्लियामेंट को स्टोटिंग कहा जाता है। जैसे कि हम लोग हमारी संसद भवन को संसद बोलते हैं, ब्रिटेन अगर आप अमेरिका की बात करोगे तो वहां पे पार्लियामेंट बोलते हैं। इस प्रकार से स्टोटिंग वहां की संसद भवन है, जिसके द्वारा 5 लोगों की कमेटी को अपॉइंट किया जाता है, और ये वाली कमेटी पूरा का पूरा प्रोसीजर देखती है कि किस प्रकार से सिलेक्शन यहाँ पे होगा। पहला स्टेप यहाँ पे शुरुआत होती है सितंबर के महीने में। सितंबर के महीने में सबसे पहले द नोबल कमेटी प्रिपेयर्स टू रिसीव नॉमिनेशन। यहाँ पे सबसे पहले नॉमिनेशन मांगे जाते हैं। अब नॉमिनेशन कौन देगा वो आगे हम बात कर लेंगे, कौन नॉमिनेशन यहाँ पे दे सकता है किसके नाम का। तो सबसे पहले नॉमिनेशन मांगे जाते हैं, फिर जनवरी और फरवरी के अंदर यहाँ पे 31 जनवरी से पहले ही यहाँ पे डेडलाइन जारी की जाती है कि अगर सबमिशन किसी को करना है नॉमिनेशन तो कर दीजिए, उसके बाद नॉमिनेशन सबमिट नहीं होंगे। नेक्स्ट स्टेप है यहाँ पे शॉर्ट लिस्ट किया जाता है। एक शॉर्ट लिस्ट जो है कि प्रिपेयर की जाती है, कि बहुत सारे नाम आए हैं, उनमें से अब हम लोग क्या कर लेंगे, शॉर्ट लिस्ट कर लेंगे कि ये लोग हैं, उनको शॉर्ट लिस्ट कर लिया गया है। चौथे स्थान पर यहाँ पे एडवाइजर रिव्यू किया जाता है, एडवाइजरी कमेटी को भेजा जाता है, वहां पे एक रिव्यू होता है कि ये वाले जो नाम शॉर्ट लिस्ट हुए हैं वे सही है या नहीं है, उनके जो भी कार्य किए गए उनके द्वारा ह्यूमैन काइंड्स के लिए, ह्यूमैनिटी के लिए जो भी काम है उनको रिव्यू किया जाता है यहाँ पे। आफ्टर दैट मेजोरिटी वोट ऑफ द नोबेल प्राइज इज अनाउंस्ड। एक मेजोरिटी वोट के बाद 5वें नंबर पे यहाँ पे नोबेल प्राइज को अनाउंस कर दिया जाता है इन द मंथ ऑफ अक्टूबर एंड नवंबर, और 10 दिसंबर को फिर ये वाले नोबेल प्राइज जो कि दे दिए जाते हैं। ये वाला पूरा प्रोसीजर इस प्रकार से चलता है। ठीक है, तो हमने बताया था सितंबर महीने के अंदर जो नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी है वो प्रिपेयर करती है टू रिसीव द नॉमिनेशन। नॉमिनेशन यहाँ पे मांगे जाते हैं। अब नॉमिनेशन देगा कौन, यहाँ पे कुछ इंस्टीट्यूट बताए गए हैं, जैसे कि नेशनल असेंबलीज हो गई, जो भी देशों की संसद भवन होती है, पार्लियामेंट होती है, वो यहाँ पे इनको क्या कर सकती हैं, किसी भी वर्ल्ड लीडर को, किसी भी नेता को या फिर किसी भी व्यक्ति को यहाँ पे नॉमिनेट कर सकती है। गवर्नमेंट्स, खुद सरकारें यहाँ पे नॉमिनेट कर सकती हैं। इंटरनेशनल कोर्ट्स ऑफ लॉ, ये वाला जो कोर्ट है ये किसी को नॉमिनेट कर सकता है। यूनिवर्सिटीज जो होती हैं
यूनिवर्सिटी के चांसलर होते हैं, प्रोफेसर होते हैं साइंस के, हिस्ट्री, फिजियोलॉजी, लॉ, थियोलॉजी, इन सब को भी यहाँ पे नॉमिनेट किया जा सकता है, या फिर ये वाले व्यक्ति किसी को भी नॉमिनेट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से कुछ इंस्टीट्यूट यहाँ पे दिए गए हैं, ये क्या करेंगे, किसी भी व्यक्ति के नाम को नॉमिनेट यहाँ पे करेंगे और कमेटी को भेज देंगे। आफ्टर दैट आपको पता है डेडलाइन यहाँ पे जारी कर दी जाती है 31 जनवरी तक। उसमें फिर शॉर्ट लिस्टिंग होगी, फरवरी मार्च के अंदर शॉर्ट लिस्टिंग हो जाएगी और मार्च अगस्त तक यहाँ पे एडवाइजर रिव्यू हो जाएगा। फिर अक्टूबर नवंबर के अंदर नोबेल पीस प्राइज को यहाँ पे मतलब चुना जाएगा और उसके बाद यहाँ पे इनको अनाउंस कर दिया जाएगा। नेक्स्ट ये वाला स्टेप चलता है मेजोरिटी वोट से। और दूसरी बात ये भी है, जब कमेटी ने डिसाइड कर लिया तो यहाँ पर कोई भी अपील यहाँ पे नहीं डाली जाएगी, डिसीजन इज फाइनल। ठीक है, दिसंबर महीने के अंदर 10 दिसंबर को ये वाली सेरेमनी होती है जहां पर नोबेल प्राइज को दिया जाता है। मतलब मेरे मुंह से बार बार नोबेल पीस प्राइज निकल रहा है, तो आपने समझना कि पांचों छह नोबेल प्राइज हैं, उनकी हम बात कर रहे हैं। नाउ वेयर द लॉरेट रिसीव दी नोबेल प्राइज, तो वो तो यही है ना कि जो पीस प्राइज है वो कहाँ पे दिया जाता है, वो नॉर्वे के अंदर दिया जाता है। बाकी 5 कहाँ पे दिए जाते हैं, स्वीडन के अंदर दिए जाते हैं। तो इस प्रकार से ये वाला सारा प्रोसीजर चलता है। आई होप कि आपको चीजें समझ में आई होंगी। नाउ अब हम बात कर लेते हैं सिग्निफिकेंस की, क्योंकि टोजे का जो स्टेटमेंट है उसका सिग्निफिकेंट क्या है हमारे लिए, क्या वास्तव में ही हम लोग एक प्रकार से दावेदार है, प्रबल दावेदार है नोबेल पीस प्राइज के। तो टोजो की जो स्टेटमेंट है इज कैरी आउट मोस्ट सिग्निफिकेंट वेट बिकॉज नोबेल पीस प्राइज इज वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस अवार्ड इन द वर्ल्ड। तो एक प्रकार से अगर हम देखें, एक बहुत ही ज्यादा प्रेस्टिजियस इंपोर्टेंट अवार्ड है विश्व भर के अंदर नोबेल पीस प्राइज, recognizing those who have made significant contribution to promoting peace and resolving conflict। उन व्यक्तियों को ये वाला प्राइज दिया जाता है। मोदी जी नेम वाज रेज्ड फॉर द नोबेल प्राइज सेवरल टाइम। अगर हम बात करते हैं मोदी जी की, इनका नाम नोबेल पीस प्राइज के लिए बहुत बार पहले भी नॉमिनेट किया जा चुका है, मतलब उठाया जा चुका है। ठीक है, नाउ मैनी पीपल हैव एडवोकेट फॉर हिम टू गेट द प्रेस्टिजियस अवार्ड। बहुत सारे लोगों ने इनको एडवोकेट किया है कि इनको भी ये वाला नोबेल प्राइज दिया जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि इन्होंने प्रमोट किया है इकोनॉमिक ग्रोथ को, ही promoting economic growth, reducing poverty, improving international relations through various initiatives such as International Solar Alliance and the International Yoga Days हो गया। अभी आपने देखा होगा, एक पीछे की न्यूज थी कुछ दिन पहले की ही, इंटरनेशनल कैट अलायंस, बिग कैट अलायंस, ये भी इंडिया की ही एक पहल है। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, जो भी बिग कैट कैटेगरीज के अंदर आते हैं, जैसे 7 उसके अंदर जानवर आएंगे, ठीक है, लायन हो गया, टाइगर हो गया, पुमा हो गया, उन सब की भी संरक्षण और कंजर्वेशन की यहाँ पे बात की गई थी। इस प्रकार से बहुत सारे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इश्यूज उठाए गए हैं मोदी जी के द्वारा, और कन्फ्लिक्ट्स को भी यहाँ पे सोल्व आउट करने की बात की गई है। अगर हम बात करते हैं रसिया यूक्रेन वार की, इसमें भी इंडिया ने एक बहुत भी बड़ा अहम निभाया है कि यहाँ पर जो आपका न्यूक्लियर वार है, मतलब एक प्रकार से न्यूक्लियर वार न हो जाए, उसको भी कम करने के लिए यहाँ पे मोदी जी ने अपना अहम योगदान दिया है। और भी बहुत सारी बातें हैं, जैसे कुछ न्यूज सिलसिले हम लोग देख लेते हैं पिछले कुछ साल के भी, और पीछे की जो बातें हैं जिनके आधार पे हमें लगता है कि हाँ, नरेंद्र मोदी जी को ये वाला प्राइज दिया जाना ही चाहिए। जैसे पीएम मोदी की हम बात करते हैं, ये टॉप मोस्ट पॉपुलर वर्ल्ड लीडर्स की कैटेगरी में अभी भी टॉप हैं। इनको 75% रेटिंग मिली है। ये सर्वे है 16 मार्च 2023 की, ये न्यूज हो जाएगी मिंट की। इसी के साथ साथ जैसे कि आप देखोगे, फ्रॉम यूक्रेन टू रशिया टू फ्रांस, पीएम मोदीज इंडिया विंस ग्लोबल प्राइज एट यूएनजीए। हमने जो भी अपना स्टांस रखा है, जो हमारी पोजीशन थी इस वार के ऊपर, रसिया का जो इन्वेजन था ऑन द यूक्रेन, उसके ऊपर हमारी पोजीशन को, हमारे जो स्टेप्स थे उनको भी यहाँ पे प्रेज किया गया बाय द यूएनजीए, दैट इज द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। इसके साथ साथ हम कह सकते हैं कि इंडिया लीडरशिप एट यूएनएससी ड्रॉज ग्लोबल प्रेज ऑन कंप्लीशन ऑफ 2 years टर्म्स। आपको पता होगा 2023 के अंदर, 2022 में हमारी जो 2 साल की यूएनएससी की जो मेंबरशिप थी वो भी खत्म हो गई थी ना, इंडोनेशिया के स्थान पे हम लोग आए थे। तो उसको भी, जो हमारा कंप्लीशन था 2 साल का जो टर्म था, उसके अंदर भी हमने बहुत अच्छा काम किया है, उसको भी यहाँ पे सराहना मिली है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं यूएस और फ्रांस की, तो इन्होंने भी हेल किया है मोदीज मैसेज टू पुतिन, इट्स नॉट एन इरा ऑफ वार। अब ये वाली जो लाइन है इनकी बहुत ज्यादा फेमस हो गई थी, बहुत ही हम कह सकते हैं कि इतनी ज्यादा फेमस हुई थी कि प्रत्येक देश के लीडर्स ने और प्रत्येक देश ने इस बात को सराहा था कि इट इज नॉट एन इरा ऑफ वार, कि यह जो इरा है एक वार का इरा नहीं है। ये बात कही गई थी पीएम मोदी जी के द्वारा। तो इसको भी यूएस के प्रेसिडेंट हो जाए, फ्रांस के हो जाए, ब्रिटेन के हो जाए, या फिर आप कह सकते हो कि यूएनएससी के जो मेंबर हो जाएं, या फिर यूएनजी के मेंबर्स हो जाएं, उन सब के द्वारा इसको सराहना मतलब इसको मिली थी बात को। और
यहाँ पे अगर देखोगे फ्रांस एंड यूएसए प्रेज पीएम मोदी इज नाउ नाउ इज द टाइम फॉर वार टू एंड। अब ये वाली स्टेटमेंट और इनके द्वारा दी गई थी कि अब समय आ गया है वार को क्या किया जाए, खत्म किया जाए। इस स्टेटमेंट को भी यूएस और फ्रांस ने बड़ी ही सराहना के साथ उठाया था। और दूसरी बात, जो इमरान खान है प्राइम मिनिस्टर पहले रह चुके हैं पाकिस्तान के, इनके द्वारा भी मोदी की फॉरेन पॉलिसीज को यहाँ पे प्रेज किया गया था। साथ ही साथ इन्होंने जो करप्शन कंट्रोलिंग जो हमारी पॉलिसीज हैं उनको भी यहाँ पे इन्होंने प्रेज किया था। हालांकि खुद करप्शन के केस में गिरफ्तार होने वाले हैं, इनको कोई नहीं बचाने वाला, ठीक है। ये खुद गिरफ्तार होगा बेचारा, लेकिन फिर भी हमारे नरेंद्र मोदी जी को ये सराहना देता है, बहुत अच्छी बात है। नाउ इंडिया सेंड्स 300 टन व्हीट टू अफगानिस्तान। अब देखो अफगानिस्तान की यहाँ हम बात करते हैं, तालिबान का वहां पे राज है, एक टेररिस्ट एक आतंकवादी संगठन की सरकार वहां पे है, लेकिन फिर भी ह्यूमैनिटेरियन को देखते हुए हमने 3000 टन वहां पे व्हीट भेजा है लोगों को वहां पे फूड क्राइसिस से बचाने के लिए, और भी बहुत सारी ह्यूमैनिटेरियन एड्स को हमने वहां पे भेजा है। तो ये एक बहुत बड़ी बात हो जाएगी कि एक ऐसा देश जहां पे आप देखोगे तो आतंकवादियों का राज है, वहां पर भी हम लोग ह्यूमैनिटी के लिए काम कर रहे हैं ताकि लोगों को कोई परेशानी न हो। इंडिया सेंड्स एड टू अफगानिस्तान, तालिबान वेलकम रिटर्न ऑफ इंडियन डिप्लोमेट्स। तो ये वाली बात, ये वाली न्यूज भी पहले निकल के आई थी, 2022 की न्यूज हो जाएगी, जून 2024 की न्यूज है, ठीक है, सॉरी जून 2022 की न्यूज हो जाएगी। नाउ वर्ल्ड बैंक की अगर हम बात करते हैं तो इन्होंने भी प्रेज किया है इंडिया कोविड 19 स्ट्रेटजीज को, कि किस प्रकार से हमने कोविड 19 के रेपरकशन को कम किया और किस प्रकार से जो पेंडेमिक आया था उसको कंट्रोल किया अच्छे तरीके से। अगर वैक्सीन डोज की बात करते हैं तो बहुत सारे देशों को हमने 50+ कंट्रीज को यहाँ पे फ्री में वैक्सीन यहाँ पे प्रोवाइड की थी। साथ ही साथ हमने वर्ल्ड बैंक को भी वैक्सीन को प्रोवाइड किया था, और यूएनएससी यूएनजीए के अंदर भी वैक्सीन प्रोवाइड की थी, है ना। तो एक प्रकार से आप देखोगे तो सीरीज ऑफ यहाँ पे निकल के आ रही है कि हमने इतने अच्छे काम किए हैं ह्यूमैनिटी के लिए, उनके लिए पीएम मोदी को ये वाला जो नोबेल पीस प्राइज है मिलना ही चाहिए। नाउ देयर इज अ लॉट ऑफ इंसिडेंट्स। हाँ, तो इन इंसिडेंट्स में कुछ ये भी आ जाएगा तुर्की वाला। अब तुर्की के अंदर आपको पता अर्थक्वेक आया था। अब तुर्की के साथ अगर हम देखते तो अच्छी खासी हमारी नहीं बनती है, एक प्रकार से देखा जाए तो तुर्की हर बार अगेंस्ट में बोलता है इंडिया के, लेकिन फिर भी वहां पर इतनी बड़ी एक प्रकार से आपदा आने के बाद, एक नेचुरल डिजास्टर के बाद हमने ह्यूमैनिटेरियन एड्स को वहां पे भेजा, और वहां के एम्बेसडर ने थैंक किया इंडिया को फॉर द वैल्यूएबल हेल्प। तो ऐसा देश जिसके साथ हमारी नहीं बनती है, संबंध अच्छे नहीं है, लेकिन फिर भी हमने मानवता को ध्यान में रखते हुए वहां पर अपनी एड्स को भेजा था। तो ये वाली एक प्रकार से देखा जाए तो काफी अच्छी न्यूज है, हमारी सॉफ्ट पावर को दर्शाता है। नाउ अब बात करते हैं फैक्ट चेक की। तो शुरुआत में हमने क्या दिखाया था, शुरुआत में दिखाया था कि यहाँ पे बताया गया है, एस्ले टोजे के द्वारा बोला गया है मोदी जी इज द बिगेस्ट कंटेंडर। यहाँ पे बिगेस्ट या फिर कई बार स्ट्रोंगेस्ट शब्द का यहाँ पे प्रयोग किया गया है कि प्रबल दावेदार हैं। तो फैक्ट चेक में कुछ न्यूज चैनल ने फिर बाद में अंत तक यानी कि शाम होते होते बताया, ये सीएनबीसी की खबर है कि नोबल ऑफिशियल डिड नॉट से पीएम मोदी इज द बिगेस्ट कंटेंडर फॉर द नोबेल पीस प्राइज। इनके द्वारा ऐसा नहीं बोला गया था कि बिगेस्ट कंटेंडर है, इनके द्वारा बोला गया था जो अच्छा काम करेगा, जो ह्यूमैनिटी के लिए काम करेगा, और जो जो भी क्राइटेरिया नोबेल पीस प्राइज के लिए डिसाइड किया गया है वो उनको अगर फुलफिल करेगा उसको नोबेल पीस प्राइज दिया जाना चाहिए, वो फिर कोई भी व्यक्ति हो। लेकिन हमारे मीडिया हाउस चीज ने छाप दिया कि इन्होंने बोला है मोदी जी इज द बिगेस्ट कंटेंडर। तो ये वाली न्यूज थी, इन्होंने तोड़ मरोड़ की न्यूज को यहाँ पे एक प्रकार से पेश किया था। अभी यहाँ पे मिंट का आर्टिकल आप देख लोगे, ठीक है, 1529 यानी कि आप ये हो जाएगा ना, टाइम देख लेना। तो ये कहते हैं कि इट्स फेक, ये मतलब ये जो न्यूज है फेक है। नोबल कमेटी मेंबर्स ऑन पीएम मोदी बीइंग कंसिडर्ड फॉर नोबेल प्राइज। तो ये वाली जो न्यूज निकल के आई थी ये फेक है एक प्रकार से। तो ये सारी बातें दिन भर चलती रही थी। आई होप कि जो भी बातें थी, जिस प्रकार से भी न्यूज आई थी, आपको समझ में आई होगी, ठीक है। अगर ऐसा है देन हिट द लाइक बटन यार, प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर अगर नए आए हो तो प्लीज एंड प्लीज सब्सक्राइब कर लेना। आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है, एक सब्सक्राइब कर लेना बस, और बेल आइकन को प्रेस कर देना। थैंक यू गाइज, हैव ए नाइस डे, स्टे ट्यून एंड स्टे विद अस। आशा करता हूँ आपको कुछ वैल्यूएबल मिला होगा।